नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कानपुर से 8 बार के विधायक सतीश महाना को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव सतीश महाना को स्पीकर की चेयर तक ले गए, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी की बधाई दी और लगातार जनता का एक विश्वास अर्जित करना। एक चुनाव हो सकता है, 2 चुनाव हो सकते हैं, तीसरा भी चल सकता है, लेकिन बार बार चुना जाना, अच्छे वोटों से चुना जाना, हर बार मत का प्रतिशत बढ़ जाना, एक बहुत सकारात्मक संदेश है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मजाकिया लहजे में कहा कि भले ही स्पीकर राइट विंग से आते हों, लेकिन अब उन्हें लेफ्ट विंग की ओर ज्यादा देखना होगा। और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। यूपी में विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी और समाजवादी के बीच छिड़ा वॉक युद्ध अब खत्म हो गया है। विधानसभा के अंदर खुद सीएम योगी ने अपने पहले संबोधन में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष मिलकर लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से, झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन ये भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी, उत्तर प्रदेश में ही, कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सदन में मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि भले ही कुछ लोग विदेश नहीं जाना चाहते, लेकिन वो विदेश नहीं जाते तो यूपी को एक्सप्रेसवे और कानपुर को मेट्रो नहीं दे पाते। अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। पोर्टफोलियो मिलने के बाद योगी सरकार के मंत्री अब काम पर जुट गए हैं। कई मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली, जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग, सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायती राज विभाग का जिम्मा संभाला। योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय निषाद ने मत्स्य विभाग और नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कार्यभार संभाला। सभी मंत्रियों ने बेहतर काम करने का टारगेट रखा। जो भी विभाग की योजनाएं हैं, वह योजनाएं जिसके लिए बनी हैं उन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचे, यह हमारा प्रयास होगा। और बहुत शानदार ढंग से हम लोग अपने विभाग के माध्यम से और गांव को आगे लेकर के जाएंगे। और किसानों को काफ़ी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं थी, उन सब का ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन। तो सौभाग्यशाली हूँ जिस समाज की लड़ाई लड़ रहा था और जिसके लिए कभी हमारा समाज किसी दूसरे के यहाँ न्याय मांगने जाता था, आज मैं अपने को सौभाग्यशाली होता हूँ कि उनको न्याय दिलाने में सहयोगी हूँगा। यूपी को वाटर मैनेजमेंट के लिए देश में नंबर 1 वन राज्य का पुरस्कार मिला है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को ये पुरस्कार दिया। दरअसल योगी सरकार ने बुंदेलखंड में वाटर मैनेजमेंट के साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी नहरों का काफी बेहतर इस्तेमाल किया है। नदियों की सफाई पर ध्यान देने के साथ ही बाढ़ नियंत्रण पर भी काम किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर यूपी ने बेहतर काम किया है। आवासीय के साथ ही कई महानगरों में सरकारी कार्यालयों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर काफी काम किया है। बुंदेलखंड में घर घर पेयजल सुविधा से भी बड़ी आबादी को फायदा मिला है, तो यूपी में सीवेज ट्रीटमेंट पर भी काफी काम हो रहा है।
मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान अधिकारियों का हिसाब बराबर करने वाले बयान के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से 27 अप्रैल तक इस प्रकरण में हलफनामा मांगा है। वहीं अब्बास अंसारी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। देखिए, मैं इतना कहता हूं कि कोई बात जब गलत हो, अगर गलत कही हो तो आप बताइए, मैंने क्या कोई अपशब्द का भाषा का प्रयोग किया? मैंने क्या किसी गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया? मैं एक जनता का सेवक हूं और मैं जब इस सदन से लौट कर जाऊंगा तो जनता मेरा हिसाब किताब करेगी, मुझसे सवाल जवाब करेगी और सवाल जवाब ही ऐसी चीज है जो होनी चाहिए। वहीं अब्बास ने कहा कि यूपी में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कानून का राज स्थापित होगा और जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसे के ऊपर सरकार उतरेगी। बाराबंकी पुलिस ने डॉक्टर अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मुख्तार अंसारी के बाराबंकी एम्बुलेंस प्रकरण के मामले में मऊ पहुंचकर बाराबंकी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, पिछले साल एम्बुलेंस प्रकरण का उस दौरान खुलासा हुआ था जब मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। डॉक्टर अलका राय का मऊ में संजीवनी हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लाने ले जाने में लगी थी। प्रकरण के खुलासे के बाद पुलिस ने हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अलका राय और उनके भाई समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद पिछले साल अप्रैल में डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार किया गया था। 8 महीने जेल में बिताने के बाद हाल ही में डॉक्टर अलका राय और उनका भाई शेषनाथ राय जमानत पर रिहा हुए थे, लेकिन अब प्रशासन ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाते हुए गैंगस्टर एक्ट लगा दिए थे, जिसके तहत ये गिरफ्तारी की गई है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। संभल के सरकारी मदरसे सिराज उल उलूम के प्रिंसिपल मोहम्मद मियां ने कहा कि संविधान में मजहबी आज़ादी दी गई है, कोर्ट और संसद उसे नहीं रोक सकती। देखिए, हिजाब हमारा मजहबी फरीज़ा है और हमारा संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मजहब को अमल में लाकर यहाँ पर सारे काम कर सकते हैं और हमारा संविधान इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हम एजुकेशन अपने मज़हब के दायरे में हासिल कर सकते हैं। किसी कोर्ट को या किसी पार्लियामेंट को संविधान के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि मजहबी मामले में कोर्ट और संसद तक दखल नहीं दे सकती और तमाम मजहबों को उनकी मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को दखल देने की या अदालत को भी दखल देने की इजाज़त नहीं है। सुपरटेक के बाद अब लॉजिक बिल्डर को भी दिवालिया घोषित कर दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 143 में लॉजिक बिल्डर 14 टावर बना रहा था। ब्लॉसम जेस्ट के नाम से बन रही बिल्डिंग में 9 टावर का निर्माण 11 साल बाद भी नहीं हो पाया है। सुपरटेक के दिवालिया घोषित होने के बाद अब लॉजिक्स बिल्डर भी दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि साल 2011 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। सेक्टर 143 में लॉजिक जेस्ट ब्लॉसम सोसाइटी है। हम ठीक उसी सोसाइटी के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर कुल जो है वो 14 टावर थे, जिसमें 9 अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। बिल्डर के दिवालिया घोषित होने के बाद बायर्स को 5 अप्रैल तक फाइनेंशियल क्रेडिट डिटेल्स फाइल करनी होंगी। फिलहाल अब 5 अप्रैल जो है वो तिथि निर्धारित की गई है आईआरपी की तरफ से, ताकि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो अपनी डिटेल साझा कर सकें, जिसमें एम्प्लॉयज, कर्मचारी, इसके अलावा जो बायर्स हैं वो अपनी डिटेल साझा करेंगे। गोरखपुर पुलिस ने चौरा चौरी उपद्रव मामले में एसपी नेता मनोरंजन यादव पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने मनोरंजन समेत 3 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, इसमें 3 मुख्य लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे थे क्राउड का। सुबह से उसको इनाम घोषित किया गया है। उनकी क्या भूमिका रही है, इस पर हम लगातार नज़र बनाए हैं। इनका क्या बैकग्राउंड रहा, किस प्रकार से इन्होंने घटना कारित की है, और इन तीनों पे 25,000 का इनाम किया है। कुछ अन्य लोग भी थे जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। दरअसल 25 मार्च को चौरा चौरी में सैनिकों को शहीद का दर्जा दिलाए जाने को लेकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम किया था, साथ ही पथराव भी किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 56 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
जिन लोगों ने पूर्व में भी घटनाएं की हैं उनको गिरोह नामित करते हुए गैंगस्टर कानून में उनको आच्छादित किया जा रहा है और उनके प्रॉपर्टीज़ को भी कुर्क किया जाएगा। कानपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश की पहचान संजय ढाबा के रूप में हुई, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित था। बदमाश संजय नवाबगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। हमें देखते ही तुरंत फायरिंग शुरू किया था, तो हमारे पुलिस जो टीम है बहुत दूरी दिखाते हुए क्रॉस फायरिंग की है और ये जो पुरस्कार घोषित अपराधी जो है ये इनके पैर में गोली लगी है, इनको हॉस्पिटल भेजा गया है और इनका ये भी अभी पता चला कि कुछ ही दिन पहले एक जो मोबाइल लूट और चेन स्नैचिंग घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल थे। आजमगढ़ के सरायमीर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक असला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कई तमंचे भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी। आज सुबह थाना सरायमीर पुलिस को एक अवैध असला सप्लायर के मूवमेंट के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना को डेवलप कर इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया एवं इसको रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस अपराधी को बाएं पैर में गोली लगी है। गहुखोर गांव के शमशान घाट के पास मुठभेड़ हुई है। पकड़े गए बदमाश की पहचान अबू सहमा के रूप में हुई है। इस गैंग के सरगना तुफैल कुरैशी को पुलिस ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इसने बताया है कि ये नए उम्र के लड़कों को अवैध असला सप्लाई करता था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज, कहां से ये असला प्राप्त करता था, किसको बेचता था, इन सब के बारे में विस्तार से इससे पूछताछ की जाएगी। देवरिया में पुलिस ने 16 मार्च को महिला के साथ हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए रुपए भी बरामद किए गए हैं। घटना भटनी इलाके की है, जहां 16 मार्च को बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से 3 बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए थे। 16 मार्च को भटनी कस्बे में एक महिला बैंक से 50,000 रुपये लेकर के पैदल अपने घर जा रही थी कि रास्ते में 3 लड़के उससे एक मोटरसाइकिल पे मिले और उसके 50,000 रुपये छीन कर भाग गए। लूट के बाद से ही पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने केवानिया पुल के पास से बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। के कब्जे से असलहा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके माध्यम से घटना की गई थी। साथ ही 50,000 रुपये में से 32,000 रुपये बरामद हो गए हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने एक साथ 57 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी लंबे समय से अलग अलग मामलों में वांटेड थे। पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उधर मथुरा के सदर बाजार थाना इलाके में एक वकील पर हमला करने आए बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। दरअसल एसएसपी ऑफिस के पास बदमाश वकील पर जानलेवा हमले की फिराक में था, लेकिन लोगों ने तमंचे समेत एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।